हेलो खमागणी कोमो तालेबू, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो जो है वो जनरल एक्सेप्शन डिफेंस पे बेस्ड है। आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर 95 चैप्टर 4 जो जनरल एक्सेप्शन और डिफेंस बताते हैं, हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो लेट्स स्टार्ट। हम एक्सेप्शंस सबसे पहले ये समझते हैं कि जनरल एक्सेप्शन जनरल डिफेंस है क्या। जब भी कोई अक्यूज, जब भी कोई इंसान क्राइम करता है तो कोर्ट उसको एक मौका देता है कि उसकी जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो खुद को उस लायबिलिटी से बचाने के लिए कोर्ट उसको बचने के लिए उसको कोर्ट मौका देता है कि आप अपने एक्सेप्शंस, अपने बचाव में जो भी आपने कोई क्राइम किया है तो उसका बचाव आप कैसे करते हो, ये सब जनरल एक्सेप्शंस है। तो इंसान खुद की क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए जो डिफेंसेस है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको दो वर्ड समझने पड़ेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। दो मैग्जिम्स है, इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज इट, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज इट। इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज इट मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है उसको एक्सक्यूज किया गया है, उसको एक्सक्यूज माना जा सकता है। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एक्ट करते हैं अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो वो उसको नो ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन इग्नोरेंसिया ऑफ जुरिस है, अगर इग्नोरेंट है आप लॉ के बारे में तो फिर उसको नॉन एक्सक्यूजेड तो फिर उसको ऑफेंस माना जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए है, उसने मर्डर कमिट कर दिया, किसी को मार दिया, जान से मार दिया। फिर वो अगर ये एक्सक्यूज दे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि हत्या करने पे सज़ा होती है, तो ये एक्सक्यूज, ये जो इग्नोरेंस आप बता रहे हैं जुरिस का, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, उसका एक्सक्यूज मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन 76। सेक्शन 76 जो है वो कहता है व्हेन ए पर्सन इज बाउंड बाय लॉ and when he is under mistake of fact, if he commit any offense then it is considered as a no offense। कि जब कोई पर्सन लॉ के द्वारा बाउंडेड है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और फिर वो कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है तो उसको ऑफेंस, अपराध नहीं माना गया है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए जो है एक सोल्जर है, उसका सीनियर जो है वो उसको ऑर्डर देता है कि तुम भीड़ पे गोली चलाओ। तो ए बाउंडेड बाय लॉ है क्योंकि उसको अपने जो सीनियर है, अपना सुपीरियर है, उसका ऑर्डर मानना है, तो वो भीड़ पे गोली चलाता है। तो इसमें ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है बिकॉज ही हैज़ डन द पर्टिकुलर एक्ट अंडर बाउंडेड बाय लॉ। ठीक है, तो सेक्शन 76 तो हमें ये बताता है। हम सेक्शन 76 को और 79 को साथ में पढ़ते हैं। 76 तो हमने पढ़ लिया, 79 कहता है when an act is done by person justified by law under mistake of fact then also it is considered as a no offense। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए जो है वो बी को किसी को मारते हुए देखता है, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ए बी को उसको पकड़ के कहीं बंद कर देता है कि उसने उसको मारते हुए देखा उसको, तो वो सोचता है कि वो उसका मर्डर कर रहा है, तो वो उसको अपने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में जब केस चलता है तो पता चलता है कि जो बी जो है, जो एक्ट कर रहा था वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई पर्टिकुलर एक्ट कर रहा था, वो खुद को बचाने के लिए आगे वाले को मार रहा था। तो अब इसमें ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। अब ए के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं होगा कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। उस बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो उसकी एक ड्यूटी बनती है कि जब भी वो ऐसा कुछ क्राइम होते हुए देखे तो वो उसको रोकने की कोशिश करे। तो इसमें उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो ये समझ में आ गया 76 और 79। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 77। 77 कहता है कि जब कोई जज ही एक्टेड जुडिशली, जब कोई जज अपने जो भी उसके जो पास है उसको जुडिशली कोई भी
एक्ट कमिट करता है तो उस टाइम उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। जैसे कोई भी जज किसी को सज़ा सुनाता है तो उसके ऊपर ये केस नहीं हो सकता कि भाई आप सज़ा सुना रहे हो, किसी को मार कैसे रहे हो, किसी को आप पनिशमेंट कैसे दे रहे हो, नहीं, क्योंकि वो बाउंडेड बाय लॉ है, उसकी एक ड्यूटी है। तो वो जब भी कोई जज अपना कोई भी पर्टिकुलर एक्ट कमिट करता है तो ही इज़ एक्टेड जुडिशियली। सेक्शन 77 तो ये कहता है। अब सेक्शन 78 जो है वो कहता है व्हेन एक्ट डन बाय पर्सन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जब कोई पर्टिकुलर एक्ट कोई भी जो जजमेंट दिया है जज ने उसको फॉलो किया जाता है, उस जजमेंट को फॉलो करना, तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं होता। जैसे किसी ने मर्डर किया है और उसको फांसी पे लटकाने की सज़ा सुनाई जाती है, तो अगर हैंगमैन उसको फांसी लटकाता है तो वो एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक जजमेंट आया है वो उसको फॉलो कर रहा है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉलो कर रहा है, तो उसमें उसका उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट केस नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया 76 से लेकर 79। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 80 जो हमें बताता है एक्सीडेंट के बारे में। सेक्शन 80 कहता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कि जब भी कोई एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्चून हो जिसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना हो और कोई नॉलेज हो इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय अ लॉफुल मीन्स विथ प्रॉपर केयर, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नो ऑफेंस। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक ए था, वो क्या करता है कि ए जो था वो किसी कहीं पे काम कर रहा होता है, तो कुल्हाड़ी से कुछ चीज़ काट रहा होता है, तो उसने अपनी तरफ से पूरा केयर और कॉशन किया हुआ था, तो कुल्हाड़ी से कोई चीज़ काट रहा होता है, लेकिन उसको तभी क्या होता है कि कुल्हाड़ी के नीचे एक इंसान नीचे खड़ा होता है और कुल्हाड़ी जो होती है वो उसके लकड़ी में से निकल के कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है और उस कुल्हाड़ी से उसके आगे के पोर्शन से नीचे वाले इंसान को हर्ट हो जाता है। तो इसमें ए ने जो एक्ट किया है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो भी चीज़ हुई है वो एक्सीडेंटली हुई है। भाई उसने अपनी तरफ से प्रॉपर केयर और कॉशन रखा, फिर भी वो कुल्हाड़ी में से पर्टिकुलर एक्स निकल के नीचे लग गया, तो अब उसमें उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो एक्सीडेंट आपको समझ में आ गया। एक्सीडेंट है कि जब कोई भी मिसफॉर्च्यून हो, कोई भी एक्सीडेंट हो जिसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, अगर कोई लॉफुल एक्ट हो और लॉफुल मैनर से किया गया हो और विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन हो, तो फिर उसको ऑफेंस अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें सबसे ज़रूरी है कि लॉफुल एक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि अनलॉफुल एक्ट हो। ये समझ में आ गया आपको। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 81 पे। सेक्शन 81 कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट ग्रेटर अनदर हार्म, कि जब भी कोई एक्ट ऐसा जो किसी हार्म को रोकने के लिए बिना क्रिमिनल इंटेंशन से और वो बड़े बड़े नुकसान को रोकने के लिए अगर छोटा नुकसान किया जाए तो फिर उसको अपराध नहीं माना जाएगा। कैसे? अब हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक घर पे आग लग जाती है, तो उस आग को रोकने के लिए अगर आसपास कोई घर अगर उनको तोड़ दिया जाता है कि भाई आग फैले ना, तो उसमें उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। जैसे इसमें एक केस भी था, फेमस केस आर वर्सेस डुडली एंड स्टीफन्स। उसमें क्या होता है कि एक बड़ी शिप होती है, उसमें काफ़ी लोग होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, तो जब वो बीच समुद्र में जाते हैं तब उस टाइम उनको ये लगता है कि अब जो कैप्टन है वो खुद को कि बचा नहीं पाते कि अब क्या करे, जो शिप को है वो अंडर कंट्रोल नहीं रह रही है, तो उसको बचाने के लिए तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना होता है शिप का, कि सामने से एक छोटी बोट होती है कि अगर क्यों शिप में काफ़ी लोग होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, तो अगर वो उस छोटी शिप को स्ट्राइक करे, उससे अगर उसके स्ट्राइक होता है
तो उससे उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ उस स्ट्राइक से छोटी बोट पे जितने भी 3-4 लोग हैं उनको खतरा हो सकता है, वो मर भी सकते हैं। तो ये कैप्टन जो करता है वो ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए छोटी शिप को स्ट्राइक करता है, उसके एक्सीडेंट होता है दोनों का, उससे उसका शिप का डायरेक्शन चेंज होता है और वो सेफली पहुंच जाते हैं। तो बाद में जो छोटे शिप के जिन लोगों की डेथ हो गई होती है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उसके कैप्टन के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं। तो इसमें कोर्ट कहता है कि कैप्टन ने ग्रेटर हार्म, बड़ा नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान किया। उसके पास वैसे ही वो सब मर रहे थे, उसने ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए छोटे एक शिप के साथ स्ट्राइक करना सही समझा। तो उस टाइम उसने जो फैसला लिया, उसने जो चीज़ की, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, इसको एक अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें इसको एक्सक्यूज़ दिया जाएगा कि व्हेन यू डन सम एक्ट टू प्रिवेंट बिगर हार्म देन इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नो ऑफेंस। ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया 81। अब हम मूव करते हैं 82। 82 कहता है कि एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स, कि जो एक्ट ऑफ चाइल्ड है अंडर 7 ईयर ऑफ एज, 7 वर्ष की उम्र के अंदर कोई भी एक्ट बच्चे के द्वारा किया जाता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, डॉली इनकैपेक्स, इसमें एक मैक्सिम है कि छोटा बच्चा इनकैपेबल होता है, 7 साल की उम्र तक का बच्चा कोई भी ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। 81 तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं, 82 तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं 83 पे। 83 कहता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स एंड इट इज़ अबोव 7 ईयर्स एंड अंडर 12 ईयर ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब 82 तो हमने समझ लिया कि वो कह रहा है कि 7 साल के अंदर कोई बच्चा एक्ट करता है कुछ भी तो उसको ऑफेंस नहीं माना गया है। लेकिन 83 हमें कहता है कि 7 साल से लेकर 12 साल तक अगर कोई बच्चा कोई एक्ट करता है, कोई भी ऑफेंस कमिट करता है और उसको इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, वो इनकेपेबल है कि उस एक्ट का क्या रिजल्ट रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंस रहेगा, वो समझने के काबिल नहीं है, तो भी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कि इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो इनकेपेबल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एक्ट, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नो ऑफेंस। तो सेक्शन 83 तो क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 84 को। सेक्शन 84 जो है वो हमें बताता है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट दैट ही इज डूइंग वेदर इट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। सेक्शन 84 जो है वो हमें बताता है कि जब कोई एक्ट जो है वो बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, कोई ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसको अपराध नहीं माना गया है। इसमें बहुत फेमस केस था मैकनॉटन केस, वो बताता है कि नेसेसिटी, इट रिलेट्स विद द नेसेसिटी। इसमें क्या होता है कि 3-4 लोग होते हैं, वो एक बार जंगल में फंस जाते हैं तो बहुत दिन तक सर्वाइव करते हैं, 15-20 दिन तक। बाद में वो क्या करते हैं, उन चारों में से एक छोटी एज का इंसान होता है, मतलब 18 साल का कोई बच्चा होता है, तो वो खुद को ज़िंदा रखने के लिए, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता है, तो खुद को ज़िंदा रखने के लिए उस बच्चे को खा लेते हैं। तो जब वो वापस वहाँ जंगल से वापस वो जब आते हैं वापस अपने पर्टिकुलर कंट्री में, तो फिर उनके अगेंस्ट जो बच्चा होता है उसकी फैमिली केस फाइल करती है। तो वो कहते हैं कि उस टाइम नेसेसिटी थी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए उस बच्चे को खाना पड़ा, अगर हम उसको नहीं खाते तो हम सब मर जाते। तो कोर्ट कहता है कि माना कि नेसेसिटी थी, लेकिन ये नेसेसिटी आपको किसी को मारने के लिए ये हक नहीं देती है कि आप किसी को मार के खा जाओ।
ये नेसेसिटी आपको ये राइट नहीं देती है, तो आपने ऑफेंस कमिट किया है, तो इसमें उनको सज़ा सुनाई गई थी। तो ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 85 पे। सेक्शन 85 कहता है एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब इसमें एक चीज़ है, सेक्शन 85 और 86 जो है वो दोनों इंटॉक्सिकेशन से रिलेट करता है। तो 85 जो है वो रिलेट करता है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से, और सेक्शन 86 जो है वो रिलेट करता है वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। अब सेक्शन 85 कहता है कि जब किसी की मर्जी के बिना, विदाउट हिज विल, विदाउट हिज नॉलेज, कोई उसको इंटॉक्सिकेट कर देता है, कोई ज़बरदस्ती शराब पिला देता है जिससे वो इनकेपेबल है कि वो जो भी कोई एक्ट कर रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो फिर उसका एक्ट को अपराध नहीं माना गया। लेकिन इसमें ये नहीं है कि शराब पी के आप किसी का भी कोई भी ऑफेंस कमिट कर दो तो आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा, आपको डिफेंस मिल जाएगा। नहीं, आपका इंटॉक्सिकेशन देखा जाएगा कि वो वॉलेंट्रली है या इनवॉलेंट्रली। तो सेक्शन 85 तो कहता है कि इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है, आप इनकेपेबल हो नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, और अगेंस्ट हिज विल, आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने आपको इंटॉक्सिकेट किया, आपकी नॉलेज के बिना उसने आपको इंटॉक्सिकेट किया, और फिर आप कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो फिर उसको अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 86 जो है वो बताता है हमें ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। तो 86 रिलेट करता है वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेटेड। 85 तो इनवॉलेंट्रली था, 86 है वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 87 से। 87 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। इस सेक्शन में एक मैक्सिम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, कि जब भी कोई एक्ट वॉलेंट्रली आपकी इच्छा से किया जाए तो फिर उसमें अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो जिम्मेदारी आप किसी के अगेंस्ट ऑफेंस, आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है क्योंकि आपने ही उसको परमिट किया है। अब इसमें क्या है कि जब भी कोई एक्ट किया गया है जो आपकी इच्छा से है, आपने उसके लिए परमिशन दी है, फिर आप उसमें इन्वॉल्व हुए हो, जैसे अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए और बी है, वो दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं लड़ाई करने की, कि हम दोनों एक रेसलिंग करेंगे साथ में। उसमें क्या होता है, जब दोनों की मर्जी इन्वॉल्व है रेसलिंग में कि हम दोनों रेसलिंग करेंगे, दोनों की मर्जी इन्वॉल्व है। अब अगर इसमें कोई हर्ट हो जाता है, अगर उसके वहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ पे अगर वो हर्ट हो जाता है और फेयरली वो खेल रहे हैं, तो उसमें उसने ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि वो उसने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई सेक्शन 87 कि जो जब कोई इंसान अपनी मर्जी से कोई चीज़ में अलाउ होता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है, फिर वो ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि भाई आपने मेरे अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 88। 88 कहता है कि जब भी कोई एक्ट गुड फेथ में किया जाए तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक ए जो है वो एक सर्जन है और वो एक बी का, जबकि वो ए बीइंग अ सर्जन ये जानता है कि जो भी वो ऑपरेशन करने वाला है उससे उस बी की डेथ भी हो सकती है, फिर भी वो उसका ऑपरेट उसको करता है। तो अगर इसमें इसको कुछ भी होता है तो भी ए की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, क्योंकि उसने जो भी पर्टिकुलर एक्ट किया है वो गुड फेथ में किया है, ठीक है, और कंसेंट लेके किया है। अब सेक्शन 88 तो हो गया। अब सेक्शन 89 जो है वो हमें बताता है मैंने एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन देन बाय हिज कंसेंट और कंसेंट ऑफ गार्जियन, कि जब भी कोई एक्ट
बच्चे की बेनिफिट के लिए किया जाए और गुड फेथ में किया जाए और उसमें उसका गार्जियन या कंसेंट उसकी ली जाए और गुड फेथ में एक्ट किया जाएगा तो फिर उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो सेक्शन 88 और 89 जो है वो गुड फेथ से रिलेटेड है। अब सेक्शन 90 हमें कहता है व्हेन अ कंसेंट टू बी गिवन अंडर फेयर ऑफ मिसकंसेप्शन, अंडर कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन और कंसेंट ऑफ चाइल्ड, कि अगर कोई कंसेंट जो है, जो भी आप अपनी कह सकते हैं अपनी जो मर्जी बता रहे हैं, अपनी जो सम्मति बता रहे हैं, वो हमेशा फियरलेस होनी चाहिए, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंसेंट अगर आपकी फेयर के अंडर है या किसी मिसकंसेप्शन से हो रही है तो फिर आपकी सम्मति को माना नहीं जाएगा। ये हो गया 90। 91 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, कि जो ऐसे एक्ट जो खुद एक तरह के क्राइम है, जैसे कॉजिंग मिसकैरेज, अगर कोई मिसकैरेज कॉज करता है और वो गुड फेथ में आप कह रहे हैं कि भाई वो इज अनलेस इज इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमन, then it is offense independent of any harm. Consent, such consent shall be given in the good faith. अब जब भी कोई ऑफेंसेस है, जो हमने 87, 88, 89 पढ़े कि आप गुड फेथ से रिलेटेड एक्ट है, लेकिन 91 कहता है कि ऐसे एक्ट जो खुद एक अलग अपराध है, खुद को जैसे मिसकैरेज है, उसको खुद को एक अलग से अपराध माना गया है। गुड फेथ आप अगर सम्मति भी दे देते हैं, कंसेंट भी दे देते हैं, तो इसमें आपकी कंसेंट को भी नहीं माना जाएगा। अगर मिसकैरेज कॉज करते हैं, आप किसी का अबॉर्ट करवाते हैं, किसी का फीमेल के फोटस को अबॉर्ट करवाते हैं, उसमें अगर उसका हस्बैंड भी कंसेंट देता है तो भी उसको ऑफेंस माना गया है। तो इसमें ऐसे काफ़ी ऑफेंसेस हैं, काफ़ी ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें कंसेंट का भी कोई महत्व नहीं है। कंसेंट आपने दी है फिर भी उसको अपराध माना जाएगा। सेक्शन 91 तो ये हो गया। सेक्शन 92 कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, ऐसा एक्ट जो गुड फेथ में किया जाए और पर्सन के बेनिफिट में किया जाए और अगर उसमें उसका कोई कंसेंट ना हो तो भी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए जो है वो घोड़े से गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो बी जो एक सर्जन होता है वो दिखता है ए गिरा हुआ कहीं पे, तो वो उसको गुड फेथ में उसको अच्छाई से उसको अपने वहाँ लेके जाता है हॉस्पिटल में और बिना उसकी कंसेंट से उसको ऑपरेट कर देता है। तो उसमें उसने जो भी एक्ट किया है वो उस पर्सन की बेनिफिट के लिए किया है, जबकि उसने उसकी कंसेंट नहीं ली, फिर भी उसके एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 93 हमें कहता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कि नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस by reason of any harm to the person to whom it is made for the benefit of that person, कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो अगर गुड फेथ में हो और उस कम्युनिकेशन से अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी उसको ऑफेंस नहीं माना गया। कैसे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए जो है वो एक सर्जन है, तो गुड फेथ में बी जो एक पेशेंट है उसको कम्युनिकेट करता है कि भाई तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम्हें ये पर्टिकुलर बीमारी है और अब तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। तो जो पेशेंट है वो उस कम्युनिकेशन से शॉक से उससे मर जाता है उसी टाइम। तो इसमें ए सर्जन ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ गया ये? सेक्शन 93 क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 94। 94 कहता है एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, कि जब कोई एक्ट किसी के धमकाने से होता है, जैसे अब कोई किसी की धमकी से कोई मजबूर कार्य करते हैं, मजबूर होकर किसी की धमकी से मजबूर होकर कोई कार्य करते हैं तो भी उसको ऑफेंस नहीं माना गया है। वो कार्य जिसको करने के लिए
कोई व्यक्ति आपको धमकी द्वारा विवश करता है तो भी आप उसको ऑफेंस नहीं माना गया है। लेकिन इसमें मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, वो अगर आपने किसी धमकी से भी किया है, मजबूरी में भी किया है, तो भी उनको ऑफेंस माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी आप ऑफेंस कमिट करते हैं तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए जो है उसको कुछ गुंडे पकड़ते हैं, डकैत जो होते हैं पकड़ते हैं और उसको फोर्स करते हैं, इंस्टेंट डेथ का प्रेशर देते हैं और कहते हैं कि पर्टिकुलर ऑफेंस तुम्हें कमिट करना है। तो इसमें अगर वो कुछ ऑफेंस कमिट करता है, चोरी करता है उनके दबाव में, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कोई लोहार है, कोई डकैत जो होते हैं वो उसको चाबी बनाने के लिए विवश करते हैं कि इस पर्टिकुलर ऐसी चाबी है, तुम इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। धमकी से, उसको मारने की धमकी से मजबूर कर रहे हैं। और अगर फिर वो चाबी बनाता है तो उसमें उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। सेक्शन 94 क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 95। सेक्शन 95 कहता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ऐसे एक्ट जो छोटा सा हार्म कॉज करते हैं। इसमें एक मैक्सिम भी है, डी मिनिमाइज ग्रेट लेग्स, मतलब छोटा हार्म, छोटा सा कोई नुकसान। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, बहुत झुंड सा है लोगों का, उसमें कोई आपको धक्का देता है और आप धक्का देते हैं, उससे आपकी थोड़ी बहुत लग भी जाते हैं, हर्ट भी हो जाते हैं, तो आप इसमें उसका केस नहीं कर सकते कि तुम्हारे धक्के से मेरी लग गई, है ना, क्योंकि बहुत छोटा हार्म कॉज होता है। और कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि छोटे छोटे स्लाइटली हार्म्स को भी डील करें। तो सेक्शन 95 जो है वो डील करता है स्लाइट हार्म से। तो ये सेक्शन से फ्रॉम 76 से लेकर 95 आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस जो बहुत ही ईजी थे। और इसमें आपको अगर आप एक बार भी ये चीज़ें समझ लेंगे तो आगे आपको जो भी सेक्शन जो इससे कोरिलेट होते हैं वो बहुत आसान रहेंगे। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि जो भी लॉ रिलेटेड वीडियोस देखते हैं आप उसको 1 या 2 बार देखें और लॉ में रिवीजन कीजिए, रोज़ पढ़ेंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।